विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। पढ़ाई प्रारंभ करने के पहले इन प्रश्नों की उत्तर देने की प्रयत्न करो कि संसार में लोग काम क्यों करते हैं? किसान तेज धूप एवं वर्षा में खेत पर क्यों काम करता है? दुकानदार अपनी दुकान पर सौदा बेचता है, क्यों? इसी प्रकार क्लर्क ऑफिस में काम करता है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, सैनिक सीमा पर जाकर के अपना ड्यूटी निभाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन में सोचेंगे तो इसका एक सीधा सा सरल सा उत्तर मिलेगा कि लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अर्थात मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कार्य करते हैं। आप सभी जानते हो कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तु सेवाओं की आवश्यकता होती है उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आर्थिक वस्तुएं, दूसरा है अनार्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं वे होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है, श्रम व्यय करना पड़ता है, और ये वस्तुएं विनिमयित होती हैं अर्थात इनका हस्तांतरण मूल्य होता है। दूसरी ओर अनार्थिक वस्तुएं होती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता है अर्थात ये हमें प्रकृति से मुफ्त में प्राप्त होती है, जैसे धूप, पानी आदि। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पूरा करने के लिए जो जो महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है, जिसका हम अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं वो है आपका अर्थशास्त्र। तो इसी अर्थशास्त्र एक परिचय है, उसी के अंतर्गत हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसे अलग अलग परिभाषित किया जाता है। अर्थशास्त्र की कोई विश्व स्तरीय सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना है। इसी प्रकार प्रोफेसर रॉबिन्सन ने इसे चयन का विज्ञान माना है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न प्रयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है अर्थात यह कहा जा सकता है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है कि किस प्रकार सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं पूरी की जाए। इस प्रकार दुर्लभता और चयन का संबंध अटूट है, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चयन संबंधी समस्याओं से जुड़े व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। वैसे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व आते हैं। अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के लिए इसके दो प्रमुख भाग हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो दो प्रमुख भागों में बांटा गया था, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रमुख है, तो पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इसी प्रकार प्रोफेसर हेंडरसन ने और क्वांट ने अपने शब्दों में अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा दी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं उचित रूप से परिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि उपभोग, उत्पादन एवं वितरण का अधिकांश भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत सीमांत विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उपभोग के अधिकांश नियम जैसे सीमांत ह्रासमान उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता
का नियम, उपभोक्ता की बचत, जो कि सीमांत विश्लेषण का ही अंग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में वैयक्तिक फर्मों और उद्योगों में उत्पादन, आय एवं कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय है। उत्पत्ति के पांचों साधनों में आय का वितरण किस प्रकार किया जाए, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर राजस्व, विदेशी विनिमय, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये पूरा आर्थिक अर्थव्यवस्था में इसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से: पहला, वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन; दूसरा, सूक्ष्म चरों का अध्ययन; तीसरा, व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण। वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक आय, वैयक्तिक उत्पादन एवं वैयक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों से न रखकर इकाइयों से रखता है। दूसरा, सूक्ष्म चरों का अध्ययन। यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग और एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग एवं पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। तीसरा, व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अब प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, व्यष्टि स्थितिकी। व्यष्टि स्थितिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। दूसरा, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता है, परंतु यह नहीं बताता कि संक्रमण काल में क्या होता है। सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना से तो करता है, परंतु यह नहीं बताता कि नया संतुलन किस क्रिया से स्थापित हुआ है। इस प्रकार सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण में केवल दो स्थिर चित्रों की तुलना की जाती है। तीसरा, सूक्ष्म प्रावैगिकी। सूक्ष्म प्रावैगिकी विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के संक्रमण काल को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है। मांग के घट जाने से बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के चौथा प्रकार है व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयां जैसे फर्म, परिवार, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत की समस्याओं का पांचवा है व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जहां एक ओर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर इन इकाइयों की समस्याओं का समाधान भी करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख प्रकार हुए। पहला, व्यष्टि स्थितिकी; दूसरा, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी; तीसरा, सूक्ष्म प्रावैगिकी; चौथा, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक, व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां अथवा कठिनाइयां को पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं, कमियां, दोष अथवा कठिनाइयां इस प्रकार से हैं। पहला, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है।
दूसरा अवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरा, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है। इनके व्यक्तिगत निर्णयों को समष्टि क्षेत्र के लिए सही मान लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है। चौथा, संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, आय एवं धन का वितरण, विदेशी विनिमय इत्यादि। यही कारण है कि आजकल समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अव्यवहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अवास्तविक है तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यवहारिक कहे जा सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे पहले परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। सन 1929-30 में विश्व की आर्थिक मंदी की स्थिति में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र का जो है परिभाषा देने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रोफेसर चेम्बरलिन के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। प्रोफेसर सुल्ज ने भी समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना कहा है। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नांकित विशेषताएं हैं। पहला, विस्तृत दृष्टिकोण। दूसरा, विस्तृत विश्लेषण। तीसरा, सामूहिक हितों का बल। चौथा, परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों, योगों और औसतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में निम्नांकित मुख्य बातें सम्मिलित होती है। आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण, सामान्य कीमत स्तर एवं स्फीति का विश्लेषण। तीसरा, आर्थिक विकास के सिद्धांत। और चौथा, राजस्व के सिद्धांत। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र के निम्न प्रकार हैं। पहला, समष्टि आर्थिक स्थिति की। दूसरा, तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थिति की। तीसरा, समष्टि आर्थिक प्रौद्योगिकी की। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के तीन महत्वपूर्ण प्रकार हैं। पहला, समष्टि आर्थिक स्थिति की। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। समष्टि स्थिति में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोफेसर कीन्स ने जो है इस प्रकार प्रदर्शित किया कि y बराबर C धन I। y अर्थात कुल आय, C अर्थात कुल उपभोग व्यय और I कुल विनियोग व्यय है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र प्रकार में तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थिति की। इसके अंतर्गत स्थितिकी की रीति द्वारा प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न समष्टि चर जैसे कुल आय, कुल रोजगार आदि परिवर्तित होते रहते। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के साम्य बिंदु भी परिवर्तित होते रहते। तुलनात्मक समष्टि में आर्थिक स्थिति के अंतर्गत इन विभिन्न साम्य बिंदुओं को परस्पर तुलना की जाती, किंतु यह विश्लेषण इस बात की कोई व्याख्या नहीं करता कि एक साम्य की स्थिति से दूसरे साम्य की स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे, अर्थात अर्थव्यवस्था एक साम्य से दूसरे साम्य की स्थिति तक किस प्रकार पहुंचती है। तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार में समष्टि आर्थिक प्रौद्योगिकी की। आर्थिक विश्लेषण की यह नवीनतम एवं यथार्थ प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने के संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हालांकि उच्च गणितीय प्रयोग के कारण यह जटिल प्रणाली, किंतु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। इसका विकास
हाल ही के वर्षों में फ्रिस रॉबर्टसन, हिक्स, टिनबर्जन, हैरोल्ड सैमुअल्सन आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। अब हम आगे समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, जटिल समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक अर्थव्यवस्था में अत्यंत जटिल है, क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सहायक है। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। चौथा, आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं, ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। पांचवा है साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। समष्टि अर्थशास्त्र में एक ओर उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों के वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार ये समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व इससे स्पष्ट होता है। इसके आगे हम समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी निश्चित होती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं में पहला है समूह की संरचना को महत्व न देना। दूसरा, निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। तीसरा, समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की तीन महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। बच्चों, इतना सारा चीज मैंने आपको बताया। कौन कौन से चीजें कि पहले अर्थशास्त्र क्या है ये जाना हमने, फिर अर्थशास्त्र के जो भाग होते हैं कौन कौन से, व्यष्टि और समष्टि, फिर व्यष्टि और समष्टि को हमने परिभाषित करके जाना समझा, इसके क्षेत्र, इसकी विशेषताओं को जाना। इसी प्रकार समष्टि को की परिभाषा जाना, इसकी अर्थ एवं क्षेत्र को जाना और इसके महत्व को जाना। अब आप सभी निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर लिख करके इस अर्थशास्त्र की सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न लिखे, पहले बोल रहा हूं मैं। पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। और चौथा है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। ये चारों प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे गृह कार्य के तौर पर, तो फिर हम अगली कक्षा में नए जो आपका प्रमुख सिलेबस के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पढ़ाएंगे।